नाज़रीन, प्रोग्राम हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू का हमारा ये ख़ास प्रोग्राम उन तमाम नौजवानों के लिए है, उन तमाम तालिब इल्मों के लिए है जो कि अपने करियर को कुछ आगे ले जाना चाहते हैं। अगर आपने 10th क्लास पास कर ली है, नंबर कुछ कम आए हैं, या फिर 12th पास करी है, साइंस में एडमिशन नहीं मिल पाया है, आप कुछ इसी स्ट्रीम में करना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ रोज़गार से भी जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे नौजवान भी हैं जो कि तालीम भी हासिल कर रहे हैं, साथ ही साथ वो कुछ ख़ास स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करना चाहते हैं। इन तमाम बातों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे इस ख़ास प्लेटफॉर्म में हेलो करियर में। नाज़रीन, हमारे साथ एक करियर काउंसलर रहेंगे जो कि आपके तमाम बातों का जवाब भी देंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं। आप हमें कॉल ज़रूर करिए और पूछिए, ये सुनहरी मौका है, आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम अपने बेहद ख़ास मेहमान से आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही जाने माने मेहमान प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी यानी DSEU से। बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे सूरी साहब आपका अपनी इस खास पेशकश में। शुक्रिया। तो चलिए नाज़रीन, आप हमें कॉल करिए और तब तक हम डॉक्टर साहब से थोड़ा सा जानेंगे। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट को कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, हिंदुस्तान की तस्वीर जो है ये चीज़ बदल रही है। चूँकि आपने इस फील्ड में बहुत काम किया है, तो किस तरह से आप इसको देखेंगे हमारे नौजवानों के लिए? देखिए, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि किसी भी कंट्री की एक जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उनका वर्क फोर्स होती है। और जहाँ तक स्किल्ड वर्क फोर्स की बात है तो हिंदुस्तान में एक, हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया की एक वो बड़ी तादाद रखता है यंग पॉपुलेशन में, जो तकरीबन 50 करोड़ के बराबर है। तो ये एक बड़ी परसेंटेज जो खासतौर से हमारी युवा और यंग जो पॉपुलेशन है वो एक तो तादाद में बड़ी है, दूसरी जो रिक्वायरमेंट है आने वाले वक्त में और अभी भी एग्जिस्टिंग स्टेज में भी, वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स की है। इसलिए स्किल्ड होना अपने आप में एक बहुत ही अहम हो जाता है। और ख़ासतौर से अगर आप किसी भी एरिया में, किसी भी सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी एजुकेशन के साथ अपनी स्किल्स को भी डेवलप करना होगा। क्योंकि जो पहले कन्वेंशनल एजुकेशन थी, जो कन्वेंशनल डिग्रीज होती थी, वो महज एक डिग्री होती थी। आप एजुकेशन लेते थे, आपकी एक विजडम, आपका एक इंटेलेक्ट डेवलप होता था एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। लेकिन इंडस्ट्री के लिए जो ज़रूरत होती थी वो उन लोगों की ज़रूरत आज की तारीख में है जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं या जिन्होंने कोई स्किल्ड रिलेटेड कोर्सेज किए हैं। और एक बड़ी तादाद कह सकते हैं कि हम आप हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर एक जो ज़रूरत है खासतौर से वो स्किल्ड वर्कफोर्स की है। वो कोई भी एरिया हो सकता है। देखिए, अभी जो सबसे अहम बात है मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एक फ्यूचर जॉब की जो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट 2021 है, उसमें खासतौर से ये बताया गया है कि जो स्किल्स हैं उसमें बहुत इनस्टेबिलिटी है। जो चीज़ आज से 5 साल पहले या आज से 10 साल पहले आप जानते थे और आप उसके एक्सपर्ट होते थे, उसकी बहुत ज़रूरत होती थी, आज हो सकता है उस स्किल की ज़रूरत ही ना हो। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें पुरानी स्किल्स की अब ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अभी जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, ऑटोमेशन शुरू हुआ है, रोबोटिक्स का काम ज़्यादा शुरू हुआ है, इसके अलावा बहुत सारी नई तरह की टेक्नोलॉजी आई है, उसमें काफ़ी ऐसे स्किल सेट हैं जिसमें स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत खत्म हो गई। अब ऐसा नहीं है कि नौकरियां कम हुई हैं, नौकरियां बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस भी कम हुई, लेकिन अगर एक जगह नौकरी खत्म होती तो दूसरी जगह कहीं बहुत सारी नौकरियां बढ़ जाती हैं। तो हमें अब राइट स्किल सेट को लेने की ज़रूरत है। इस वक्त सबसे अहम ये है कि आप कौन सा स्किल सीख रहे हैं। एक तो ये बहुत अहम बात है। दूसरी अहम बात हो जाती है कि जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं वो अपने आप को कितनी तेजी से अपग्रेड कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर स्किल को, जरूरी नहीं है उस स्किल को आपको 5 साल बाद भी जरूरत हो। अगर आपने 5 साल उसको एंजॉय किया, 3 साल एंजॉय किया, मिसाल के तौर पर आप IT की अगर हम बात कर लें जिसमें
सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं, आज आप बहुत उसके एक बहुत ही अहम रिसोर्स हो सकते हैं, आपकी डिमांड हो सकती है, लेकिन पता चलेगा अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपने आप की स्किल नहीं किया, तो पता ही चलेगा 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आप बिल्कुल आउट ऑफ दी सीन हो जाएंगे। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि बहुत बार जो स्किल आपको स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है, स्किल को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और जो लोग ऐसी स्किल रखते हैं जिनकी स्किल्स की अभी ज़रूरत नहीं है, उनको अपने आप को रीस्किल करने की ज़रूरत है। और ख़ासतौर से हिना साहिबा मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जो डिजिटल स्किल सेट है वो तो तकरीबन मुझे लगता है कि हर एरिया में कोई भी सेक्टर हो या नॉर्मल जॉब्स भी हैं जहाँ पर, वहाँ भी एक डिजिटल स्किल सेट की ज़रूरत है। और आजकल आप देखें तो एक आम जो जिसे हम स्किल्ड वर्कर भी नहीं कहते, वो भी कहीं ना कहीं डिजिटल स्किल्स को इस्तेमाल कर रहा है। मिसाल के तौर पे फेसबुक यूज़ कर रहा होगा, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन यूज़ कर रहा होगा, इस तरह का कहीं ना कहीं उसका इंगेजमेंट है। एक बड़ी तादाद, एक बड़ी पॉपुलेशन हमारी अपने स्किल्स को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेवलप करने में लगी हुई है। जी सूरी साहब, तो आपकी इसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे हमें मेल्स आ रहे थे। बहुत से हमारे जो तालिब इल्म हैं, बहुत से नौजवान ही जानना चाहते हैं कि डिजिटल मीडिया आखिर क्या है, डिजिटल मीडिया और डिज़ाइनिंग क्या है, और क्या इसमें बाकायदा एक प्रोफेशनल कोर्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर टेक्नोलॉजी जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि मोबाइल हाथ में आया और हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल समझने लगते हैं, क्या वही काफ़ी है या बाकायदा एक प्रॉपर उन्हें नॉलेज होना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है। खासतौर से हमें किसी को भी काबिल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इतनी तेज़ी से स्किल इनस्टेबिलिटी फैल रही है कि आपको पता नहीं, आज आप बहुत काबिल हो भी सकते हैं, लेकिन कल आप काबिल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी किस तरफ जाएगी। जो आपने डिजिटल मीडिया की बात की, बिल्कुल डिजिटल मीडिया देखिए वो चीज़ है जो न्यू मीडिया की हम जब बात करते हैं कि जिस तरह से आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो सारा शिफ्ट हो गया है डिजिटल मीडिया पे। जहाँ पर आप देखते हैं हमारा ऑनलाइन स्पेस है, वहाँ पर आपके जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, वो चाहे डिजिटल मीडिया में वो वेबसाइट भी किसी की हो सकती है, कोई किसी का पोर्टल हो सकता है, किसी का यूट्यूब चैनल हो सकता है, किसी का कोई अपना एक पॉडकास्टिंग हो सकती है, कोई ब्रॉडकास्टिंग हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब आप इंटरनेट स्पेस में, वेब स्पेस में देखते हैं, वो सारा जो मीडिया है वो एक डिजिटल मीडिया की फॉर्म में है। और सबसे अहम हो जाता है कि उसका एक उसको मैनेज करना। मैं यहाँ पे ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा कि दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी जिसमें मैं काम करता हूँ, उस यूनिवर्सिटी ने एक अभी नया कोर्स लॉन्च किया है जो BA इन डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन है। तो डिजिटल मीडिया क्या है, उसका डिज़ाइन कैसे होता है, क्योंकि देखिए आज आप देखते हैं कोई भी चीज़ आपके हाथ में, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आप कंप्यूटर पर बैठे हों, या आप किसी वेब सीरीज़ को वॉच कर रहे हों, या आप किसी नॉर्मल चैनल को देख रहे हो, सब में कहीं ना कहीं एक डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन का कंपोनेंट मौजूद है। तो इसकी वजह से आप देखिए तो डिजिटल मार्केटिंग को भी अगर हम उसमें इंक्लूड करें, सोशल मीडिया को उसमें इंक्लूड करें, तो ये सारा जितना भी है उसमें सब में डिजिटल मीडिया की ज़रूरत होती है, और उसको डिजिटल मीडिया भी कह सकते हैं आप। और डिज़ाइन की जहाँ ज़रूरत आती है वो बहुत अहम हो जाता है कि वो आपको एक प्रोफेशनल कोर्स, एक आप प्रॉपर उसकी जब ट्रेनिंग लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री भी होती है, आपके पास स्किल भी होती है, आपके पास इंडस्ट्री एक्सपोजर भी होता है, तो आपके पास बहुत सारी फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है जॉब की। जी सूरी साहब, आपसे हमारी बातचीत लगातार जारी रहेगी और अपने नाज़रीन की कॉल का भी हमें लगातार इंतज़ार है। यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब। चलिए इन्हीं से हम लगातार आपकी तमाम तर जो सवाल हमारे पास आ रहे हैं वो उनके आंसर हम इनसे जान रहे हैं। अब हम बात करना चाहेंगे अपने एक कॉलर से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हमें पूछना है कि जो स्ट्रीम बॉलर होता है उसके सर्टिफिकेट का कोर्स कैसे किया जाता है? स्ट्रीम बॉलर IBR रूल्स जो होते हैं, इंडियन बॉलर रूल्स जो एक्ट होते हैं, उसमें हमें पास कैसे करना है एग्जामिनेशन?
आप थोड़ी आवाज मुझे सही नहीं आ रही। कौन से एग्जाम की बात करें? बॉयलर्स की सेफ्टी की बात करें? बॉयलर, स्टीम बॉयलर, चिकन बॉयलर। यहाँ जो होता कोर्स एग्जामिनेशन, वो कैसे पास किया जाता है? बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी देखिए, हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए कि आप कौन से बॉयलर्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली इसमें जो मुझे जितना पता है, मैं थोड़ा सा उससे रिलेटेड बता दूं। एक हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट का जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, उनके सर्टिफिकेशन जो सेफ्टी के लिए खासतौर से इस्तेमाल होते हैं, जिनका एग्जाम पास करके आप सर्टिफाइड एक स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, वो शायद आपको उसकी तैयारी करनी होगी। उसमें एक सर्टेन आपका कोर्स होता है जिसको आप तैयारी करेंगे, और जाहिर है आपने जो सर्टिफिकेशन, किस सर्टिफिकेशन की बात करें, कोई भी सर्टिफिकेशन हो, उसके आप पैटर्न जो है, जहां तक तैयारी करने की बात है कि उनके आपको पिछले उसका जो सेट पैटर्न होता है, उसकी जो गाइडलाइंस होती है, उसको आप देखें और उसके हिसाब से उसकी प्रिपरेशन करें। हम शायद आपकी बात नहीं सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो जो चिकन बॉयलर है उसी के ताल्लुक से जानना चाह रहे थे, क्योंकि उसमें कुछ खास एहतियात की ज़रूरत होती है, ख़ास चीज़ों की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ठीक आपका जो है वो जवाब हमारे नाज़रीन तक पहुँचा है। बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। चलिए बात करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, नाम बताइए और फिर सवाल करिए। मेरा नाम जियाउद्दीन है, मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ, हैदराबाद से। जी प्रोफेसर साहब से ये सवाल है कि मेरी लड़की बी फार्मेसी करी हुई है, तो अब लड़की को मैं बीएड करा सकता हूँ, तो कौन सी यूनिवर्सिटी में बीएड में एडमिशन मिलेगा? और ये लड़की इसको डिस्टेंस में कराना चाह रहा हूँ मैं, तो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या डिस्टेंस में बीएड कराने के लिए? जी, तो बीएड क्यों कराना चाहती? जी हाँ। अरे दूसरा सवाल है, ये एमए इस्लामिक स्टडीज से किस यूनिवर्सिटी में कोर्स करा सकते हैं? मेरा लड़का बी इंजीनियर है, बी करे हुए ना, इस्लामिक स्टडीज से एमए करना चाह रही, क्योंकि हाफिज कुरान भी है, तो इंटरेस्टेड उनको इस्लाम से है ज्यादा, मतलब रिलीजियस है, तो एमए इस्लामिक स्टडीज से करना चाह रहे, इंग्लिश में, उर्दू में नहीं, इंग्लिश में करना चाह रहे। कौन सी यूनिवर्सिटी में ये है? हमदर्द यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, इस्लामिक स्टडीज में डिस्टेंस से कर सकते हैं। जामिया मिल्लिया में अगर रेगुलर प्रोग्राम एमए इस्लामिक स्टडीज से आप कर सकते हैं। ये दो प्रोग्राम है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अगर उर्दू की जहां तक बात है, तो हम अगर बात करें उर्दू की खास तौर से, सर वो इंग्लिश में ही अपनी तालीम को आगे जारी रखना चाहते हैं, इंग्लिश से पूछा उन्होंने। तो उर्दू की तो नाज़रीन, लगातार हम बात कर रहे हैं और सूरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर हमारे नंबर जो हैं वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ जो है वो बराए मेहरबानी आप बंद कर दीजिए। नाज़रीन, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हेलो करियर में, जिसमें लगातार आपके जो सवाल हैं उनके हम जवाब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब वो दे रहे हैं। जी सर, इस्लामिक स्टडीज में उन्होंने एमए का पूछा था, इंग्लिश में करना चाहते थे। जी, इंग्लिश में आप देखिए, हमदर्द यूनिवर्सिटी में एक डिस्टेंस एजुकेशन में एमए इस्लामिक स्टडीज आप ऑप्ट कर सकते हैं। फुल टाइम एमए करना चाहते हैं, जामिया मिल्लिया में आप कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर दोनों ऑप्शन है, आप ऑप्शन अपना ले सकते हैं। ये आपको देखना होगा। लेकिन कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज़ में भी आप वहाँ से भी एमए अपना कर सकते हैं। वरना एक इस्लामिक, जैसे आपने बताया कि वो अपना बी इंजीनियरिंग उन्होंने की और उसके बाद एमए इस्लामिक स्टडीज करना चाहते हैं, तो बेहतर यही रहेगा कि कोई भी डिस्टेंस में जहाँ से इस तरह का कोर्स हो वो ऑप्ट करें तो अच्छा रहेगा। और बच्ची के बारे में आपने पूछा, मेरा ये सवाल है कि शायद बीएड करना बहुत अच्छा उनके लिए नहीं होगा। जब बी फार्मा किया है तो आपको फार्मेसी की लाइन में ही आगे बढ़ना चाहिए। आप उन्हें एम फार्मा कराइए और एम फार्मा करने के बाद वो टीचिंग में आ जाए तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी और एक वाकई में जो उनकी पढ़ाई है वो इस्तेमाल हो पाएगी। जी सूरी साहब, आपने जिस तरह से ये जवाब दिया है, इससे एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि अक्सर बच्चे जो हैं
या हमारे आज के नौजवान कुछ ऐसे कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं कि बस उन्हें एडमिशन चाहिए, सिर्फ उन्हें दाखला चाहिए। क्या पहले से एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे वो 10th के बाद हो या फिर 12th के बाद हो, ताकि आगे उनका जो करियर है, करियर ग्राफ है, वो स्मूथली चल सके? बिल्कुल सही आपने कहा कि हमें पहले अपना करियर ग्राफ बनाना चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से आपने कोई ऐसा कोर्स कर भी लिया, उस वक्त आपका नहीं जहन बना, तो फिर उसके बाद भी बहुत ही आपको समझदारी के साथ चुनना चाहिए। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, हम स्कूल टीचिंग की वजह से बीएड में आते हैं या हम किसी और इस तरह के कोर्स में जाते हैं, तो मेरा ये कहना है कि अगर हम उसको भी केयरफुली सेलेक्ट करें अपना, तो हमारा करियर भी अच्छा बन सकता है और हमारी जो पढ़ाई है वो भी वेस्ट नहीं होगी पिछली। क्योंकि आप जैसे ही इस तरह से स्विच करेंगे, अगर एक फार्मेसी की फील्ड से आप टीचिंग में बीएड में चले जाएं तो आपकी फार्मेसी 0 हो जाएगी। तो अगर आप फार्मेसी करके एमफार्मा करते हैं, वो भी 2 साल का है और बीएड भी 2 साल का है, तो अगर एमफार्मा कर लेंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत ऊपर होगी। आप आगे पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर तक जा सकते हैं और आप एक कॉलेज में पढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, आपके रेम्यूनरेशन भी ज्यादा होंगे और आप कंट्रीब्यूट ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो 4 साल का बी फार्मा था वो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। एक अच्छा खासा आपने पैसा खर्च किया होगा उसको करने में, एक आपने मेहनत की है, तो इसलिए मेरा कहना था। जी बिल्कुल। और नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब मौजूद हैं और आपके तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब भी वो बहुत बेहतरीन अंदाज में दे रहे हैं। सूरी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, लैंग्वेजेस की जब भी बात आती है तो कहीं ना कहीं, ख़ास तौर पर अगर हम हिंदुस्तानी ज़बानों की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्या ये मेरी तरक्की की राह में रुकावट तो नहीं बन जाएगी? अब चूंकि ज़माना बदल रहा है, तो क्या लैंग्वेजेस में भी आगे करियर के बेहतरीन ऑप्शंस हो सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा। देखिए, दोनों तरह के, चाहे आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हों या आपकी फॉरेन लैंग्वेजेस हों, लैंग्वेजेस एक्वायर करना हमेशा फायदेमंद है। इसको समझना चाहिए। जब आप एक लैंग्वेज सीखते हैं तो आप एक कल्चर को सीख रहे होते हैं, एक पूरी आप एक तरह से एक ऐसी चीज को समझ रहे होते हैं जो एक पूरा सिस्टम होता है अपने आप में। तो वो जो कल्चर को लर्न करना अपने आप में एक बहुत बड़ा फायदा होता है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो लोग भी खासतौर से फॉरेन लैंग्वेज करते हैं, उनके भी लिए भी बहुत मौके हैं काफी। देखिए, मैं फिर यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में हमने एक कोर्स अभी लॉन्च किया है, बीए इन स्पेनिश। तो स्पेनिश का एक जो लैटिन अमेरिका है पूरा, वो एक बहुत बड़ा एक एरिया होता है जहां पर आपको उसका फायदा होता है। उससे जहां पर वो कंपनीज काम करती हैं और वो जो भी कंपनी जब आती है और आपके पास वो लैंग्वेज होती है, आपने जैपनीज अगर सीखी, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में हमने एक अभी कोर्स शुरू किया है जो जैपनीज भी सिखाएगा और एक जनरल केयर भी सिखाएगा, और उसके बाद सीधा वो जापान ले जाते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक टाई अप है जिसमें वहां जाके उनको एक तकरीबन 80 से 90 हजार रुपए की नौकरी की शुरुआत होती है। इसी तरह से आप कोरियन अगर सीख लेते हैं, आप जी सूरी साहब, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। हमें एक कॉलर जो है वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, चलिए उनकी भी बात सुन लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आप अपना सवाल करिए। हाँ, सवाल मेरा ये, मैडम की हमारी बच्ची ने एमटेक किया है पावर सिस्टम में, तो हम चाहते हैं कि इसके आगे क्या पढ़ना चाहिए उसको। देखिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ। एमटेक पावर सिस्टम से एक बहुत अच्छा अपने आप में एरिया है और कंप्लीट एक डिग्री हो जाती है। मेरी राय है कि उनको आगे फर्दर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन इन द मीन टाइम बेहतर ये होगा कि वो किसी कॉलेज में ज्वाइन करें, इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां पर टीचिंग में ज्वाइन कर सकती हैं और अपनी पीएचडी भी कंटिन्यू कर सकती हैं, या किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से पीएचडी करें जहां पर उन्हें कोई फेलोशिप मिले, जिससे कि वो अपनी एक तरह से पढ़ाई को फेलोशिप के अंडर में अगर कंटिन्यू करेंगी तो बहुत फायदा रहेगा। और अच्छे इंस्टीट्यूट से अपना उनको डॉक्टरेट करना चाहिए। मैं तो यही मशवरा दूंगा। जी बिल्कुल। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो, मैं सर से बात करना चाहता था। कोई आपकी आवाज उन तक पहुंच रही है, आप सवाल कर सकते हैं। हेलो, बहुत हल्की आ रही है, जोर से सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, सवाल करिए। हाँ, मेरा बच्चा सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है, क्या उसमें कैरियर ठीक रहेगा सिविल इंजीनियरिंग में? देखिए, सिविल इंजीनियरिंग अगर आज के दौर में देखें तो थोड़ा सा उसका काफी उसमें जॉब्स में थोड़ी सी कमी है, लेकिन एक चीज मैं बताना यहाँ ये चाहता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग को हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन से जोड़ते हैं, जबकि सिविल इंजीनियरिंग का जो स्कोप होता है
उसका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में काफ़ी एक बड़ा रोल होता है। खासतौर से वाटर मैनेजमेंट में, सीवर मैनेजमेंट में काफ़ी बड़ा रोल होता है। अगर बच्चे का अगर उसका इंटरेस्ट है तो सिविल इंजीनियरिंग कराइए, उसके बाद उसका मास्टर्स जो है वो वाटर या एनवायरमेंट से रिलेटेड किसी स्पेशलाइजेशन में कराएंगे, तो या स्ट्रक्चर्स में कोई खास तौर से अगर वो करता है मास्टर्स, तो मास्टर्स को टारगेट लेके चलेंगे और बच्चे का शौक भी पूरा होगा और आगे चल के उसके लिए इसी तरह के अच्छे मौके भी रहेंगे नौकरी के और फर्दर रिसर्च के। जी, प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारी पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से। आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। तो प्रोग्राम हेलो करियर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।